हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम अपनी एनसीईआरटी का जो फोर्थ चैप्टर है, जैसे कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, हम शुरू के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ये जो हमारी एनसीईआरटी होती है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पुराने भवनों का संरक्षण। दो लड़के हैं, जसपाल और हरप्रीत, अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग गली के एक खंडर की तारीफ कर रहे थे। वो उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे बच्चे भूत घर कहकर बुलाते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है?" दूसरी महिला ने कहा, "हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत आदि की व्यवस्था करें।" तो ये सब सुनकर जो ये जसपाल और हरप्रीत थे, ये सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। आइए तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हड़प्पा की कहानी। ठीक है, जो हमारी इमारत होती है वो अक्सर अपनी कहानी बताती होती है। जैसे कि हमारी कोई इमारत है, वो मान लीजिए कि आप 1958 में बनी है, तो उस काल की में जैसे वो बनी होगी, उसमें किस तरह से और उससे बनाया गया होगा, उसके दरवाजे, उसकी दीवार आदि चीजें जो होंगी ना, उसकी बनावट, वो सब उसकी कहानी बताती होंगी कि ये कब काल से किस काल से संबंध रखती है। तो लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में इंजीनियर, मजदूर, कामगार आदि लगे हुए थे। तो जो इंजीनियर थे, उन्हें अचानक हड़प्पा का पुरा स्थल मिला, जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने इंजीनियरों ने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी मीट मिलेंगी। तो यहाँ यह सोचकर वो हड़प्पा की खंडरों की जो थी हजारों ईंट उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। और इसमें से क्या, ये इमारत को उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये हड़प्पा का पूरा स्थल है। तो ये नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। और उसके बाद लगभग 80 साल पहले ही पृथ्वीराज ने इस स्थल को ढूंढा, और तब जाकर पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के जो हमारा दक्षिण एशिया है, उसके सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस ऐसा इसलिए क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, और इसके बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों को जो इमारत और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। और जो इन इमारतों का जो हड़प्पा स्थल थे, ये जो खंडर था, इनका जो निर्माण हुआ था, 4,700 साल पहले हुआ था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। दे, देखिए, जो हमारे हड़प्पा जो सभ्यता है, इसके जो नगर मिलते हैं, ये नगर दो या दो से ज्यादा हिस्सों में विभाजित होते हैं, मतलब बटे हुए थे। और जो हमारे छोटा भाग होता था, वो पश्चिम की तरफ था, लेकिन वो ऊंचा बना हुआ था। और जो पूर्वी हिस्से में था, वो बड़ा था, लेकिन वो नीचे इलाकों में था। इलाकों में जो ऊंचाई वाले भाग को हमारे पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने नगर दुर्ग कहा था। तो इस समय तो वहां पर शासक लोग आदि लोग रहे होंगे, क्योंकि वो छोटा और ऊंचा इलाका था। और निचले इलाके को नगर कहा था। और ये जो दोनों ही हिस्से थे, इनकी चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। और ये ईंट बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये इतनी अच्छी ईंट थी कि ये आज तक हजारों साल बाद आज भी ऐसी ही टिकी हुई है। जो ईंटों की चिनाई की जाती थी, जिससे दीवारें मजबूती से खड़ी रहीं, और जिसमें कि आज भी मजबूती से खड़ी है। तो मेनली जो हमारे नगर हुआ करते थे, तीन दो या दो से ज्यादा भागों में बटे हुआ करते थे। पश्चिमी जो भाग था, वो छोटा था लेकिन ऊंचा हुआ करता, जिसे हमारे पृथ्वी नगर दुर्ग भी कहा था। और जो हमारा पूर्वी भाग था, उस वो बड़ा था लेकिन वो निचला था, जिसे नगर कहा था। और इसकी जो ये दोनों हिस्से थे, इनकी चार दीवारी हुआ करती थी, और हजारों साल बाद भी वो ईंटें आज तक टिकी हुई हैं। तो आगे चलते हैं।
और ये जो हमारे नगर दुर्ग होते थे इनमें कुछ खास इमारतें भी बनाई जाती थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम मोहनजोदड़ो जो है उसके खास तालाब ले लेते हैं, जो जिसे हमारे पुरातत्वविद ने महास्नानगढ़ नाम दिया है। जो इस महास्नानगढ़ जो था इसे बनाने के लिए ईंट, प्लास्टर आदि का प्रयोग किया गया था। और पानी का रिसाव रोकने के लिए जो हमारा प्लास्टर था उसके ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी। इस ये जो सरोवर था इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। यहाँ पर ये बहुत विशाल स्नानघर बनाया गया था। इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी और इसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। इसे प्रयोग करने के लिए कुएं से पानी इसमें भरा जाता था और इसके में इसका प्रयोग करने के बाद वापस जो पानी था उसे वापस कुएं में डाल दिया जाता था। और जिस महा स्नान जो घर है इसमें जो स्नान किया करते थे नागरिक, यहाँ पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे और वो विशेष अवसर पर किसी त्योहार आदि पर ही स्नान किया करते थे। और जैसे कि आपको ये दिख रहा है फोटो में, ये स्नान घर का फोटो है। इसके चारों तरफ वो हुआ करते थे कमरे और यहाँ पर ये पूरा स्नान घर हुआ करता था, ये तालाब भी कह सकते हैं, और इसके दोनों तरफ सीढ़ी होती थी। तो ये आगे चलते हैं। देखिए जो हमारे कलिंग बाग, लोथल और बहुत सारे अन्य नगर भी हैं जिनमें अग्निकुंड मिले हैं। ये इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पर यज्ञ किया जाता होगा। जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनका कहना है कि यहाँ पर संभवतः यज्ञ किया जाता होगा। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे भी कुछ जो नगर है उनमें बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो आइए अपना मैप देख लेते हैं, जो हमें मैप दे रखा है इसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ये तो अपना मैप देख लेते हैं। ये जो हमारा मैप है ये उपमहाद्वीप के जो आरंभिक नगर थे उनका मैप है, जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। ये देखिए मोहनजोदड़ो और ये सतकोह, चूहनदड़ और ये सिंध नदी के पास बसा था चूहनदड़ और धौलवीरा, लोथल, कलिंगबाग, हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो रावी नदी पर के पास बसा हुआ था और ये रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी थी। ये सभी जो है ये जो आज का आधुनिक पाकिस्तान है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि जो वो हैं, जो आधुनिक राज्य और देश हैं इन सभी में ये मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पुरातत्वविद हैं इन्हें अनोखी वस्तुएं मिली हैं यहाँ पर, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए। मिट्टी के जो लाल बर्तन है उनपे काले रंग से कुछ चित्र किया गया है। पत्थर के बाट, मन तांबे के उपकरण और पत्थर के ब्लेड, ये जो सभी हमारे पुरास्थल हैं जो उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हैं इन सभी से हमारे जो पुरातत्व हैं उन्हें इस तरह की अनोखी चीज मिली है। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए जो आप मानस नगर है इसे हम पीछे पढ़कर आए हैं, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है भवन, नाले और सड़कें। वे नगर हुआ करते थे, हड़प्पा के जो नगर हुआ करते थे, इन नगरों ये जो नगर होते थे इनमें आमतौर पर एक या दो मंजिल के मकान हुआ करते थे और घर के आंगन हुआ करता था जिसके चारों तरफ, जैसे ये घर हो गया और इसके यहाँ पर ये बीच में आंगन हुआ करता था और इसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। और जो हमारा अधिकांश घरों में जो स्नान घर हुआ करते थे और कुछ घरों में तो कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं। ये जो हड़प्पा पूरा स्थल है इसमें कई नगरों में जो नाले हुआ करते थे वो ढके हुए नाले हुआ करते थे और इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया जाता था, जो कि सीधी लाइन में बनाए जाते थे। और जो नाली होती थी उसका तो ढलान होता था, क्योंकि ये नाली हुआ करती थी तो इसमें हल्का सा नीचे को ढलान हुआ करता है जिससे पानी आसानी से चला जाए। और जो नाली हुआ करती थी उन अक्सर जो घरों का पानी, घर जो होते थे उन घरों का पानी जो निकासी के लिए होता था वो नालियों से जुड़ा होता था और नालियों का सड़कों से और सड़कों का जो था वो सड़कों से जुड़ा होता था। सड़कों का जो नालियों का पानी होता था वो बाद में नालों में मिल जाता था। वो जो नाले जो थे वो ढके होते थे और इसी कारण उनकी देखभाल के लिए, साफ सफाई के लिए, जैसे ये नाला हो गया
ये बड़ा पूरा नाला हो गया, ये ढके हुए हुआ करते थे, किसी चीज़ से इन्हें बंद कर कर रखते थे। तो इनकी साफ-सफाई आदि के लिए इनमें एक होल बनाया जाता था, जिसे मैनहोल कहते हैं, वो बनाया जाता था ताकि ये इनकी सफाई की जा सके, इनमें इनकी देखभाल की जा सके, इसलिए मैनहोल बनाया जाता था। और ये जो सड़क, घर आदि का जो वो था निर्माण, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था और इन सभी का जो निर्माण था वो साथ ही किया जाता था। जैसे कि आपको ये हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई वाली दीवार दिख रही है, ये काफी मजबूत लग रही है। उस टाइम बहुत अच्छी तरीके से मजबूत दीवारें बनाई जाती थी। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारे टॉपिक का नाम है नागरीय जीवन। तो आइए अपने टॉपिक को पढ़ते हैं कि जो हमारे हड़प्पा नगर हैं उनमें बड़ी हलचल रहा करती होगी। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ के जो लोग रहते थे वो जो नगरों की खास इमारत बनाने में की योजना में जुटे रहते थे, या कुछ नई चीज ढूंढने में, किसी नई चीज को बनाने में जुटे रहते थे। और यहाँ सब ये जो हमारे बच्चों ने पता लगा है, सब मतलब यहाँ के शासक हुआ करते होंगे। और यह भी हो सकता है कि ये जो शासक थे, यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, ये लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्र, अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। या ये भी हो सकता है कि यहाँ के जो शासक थे, उन्हें खूबसूरत मन के सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखने का शौक होगा। और इन नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे, जो मोहरों पर लिखते होंगे। और बहुत सारी चीज हो सकती हैं उन पर लिखते होंगे, जो कि आज नहीं बच पाई, नष्ट हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं। और इसके अलावा भी रहते थे जो स्त्री पुरुष भी थे, और जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल में जाकर काम करते थे और चीजों को बनाते होंगे। लोग ये लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से वो वस्तु भी लाते थे, जो कि बहुत उपयोगी हुआ करती थी। और साथ ही साथ लाते थे उन देशों के कल्चर और किस्से कहानियां, और वहाँ की संस्कृति आदि लाया करते थे। और जो यहाँ पर जो मिट्टी के बने खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे बच्चे खेला करते होंगे। जैसे कि आपको ये एक दिख रहा है, जो कि यह एक हड़प्पा की जो मोहर है, जो इस लिपि में लिखा हुआ है। ये जो लिपि है, हमारे जो विद्वान है पृथ्वी से, इसे पढ़ने में अभी तक जो विद्वानों को सफलता नहीं मिली है। और ये जो लिपि हमारे उपमहाद्वीप में ही पाई गई है। और इसके जो इधर है, ये मिट्टी के पके हुए खिलौने हैं, जो पक्की मिट्टी के बने हुए हैं। ये सब में तो बच्चे को खेलने आदि के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। ये हड़प्पा की सड़कें हैं, और ये कुएं आदि हैं, जिनके ये आपको चित्र दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, नगर और नए शिल्प। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जो हमारे जो हड़प्पा पुरास्थल के नगर हैं, इनसे हमारे पृथ्वी को बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। ये उनमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। जो हमारे पृथ्वी को चीजें प्राप्त हुई हैं, उनमें से जो ज्यादातर पत्थर की, शंख के, कांसे, तांबे, सोना, चांदी जैसे धातु से बनाई गई थी। और जो हमारे तांबे और कांसे से जो औजार और हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यह सब में, और ये जो आप देख रहे हैं, ये सब मिली हुई जो चीजें मिली हैं, उनके चित्र हैं। और यहाँ पर जो सबसे आकर्षक जो चीजें मिली हैं, उनमें मन के बाट और फलक है, जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं। जो हमारे हड़प्पा नगरों के जो लोग हुआ करते थे, ये मोहर बनाते थे, जो पत्थर की हुआ करती थी। और ये जो आयतकार मोहर हुआ करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पेज पर फोटो देखा था, इन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए बड़े ही अच्छे और खूबसूरत मिट्टी के, लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, जैसे कि हम पीछे भी देख कर आ रहे हैं। आइए तो आगे चलते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, पत्थर के बाट है। इन्हें बहुत ही उपयुक्त तरीके से और बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाया गया होगा। और ये जो पत्थर के बाट हैं, ये चार्ट नामक पत्थर से बने हैं।
जो हमारे पुर्तगाली हैं उन्होंने पता लगाया कि शायद इन जो ये जो पत्थर हैं, इन्हें किसी बहुमूल्य पत्थर शायद किसी धातु को तोलने के लिए इनका प्रयोग किया जाया करता होगा। और जो आपके मन के ये जो ऑर्नामेंट दिख रहे हैं, ये पत्थर के हुआ करते थे। जैसे कि आपके पाइप दिख रहे हैं रेड रेड, ये पत्थर के हुआ करते थे। इन ये पत्थरों में छेद किया जाता था और इनके बीच में धागा डालकर माला बनाई जाती थी। और इसके बाद ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये तेज धारदार चीजें हुआ करती थी, जिन्हें पॉलिश कर कर बनाया जाता था। और ये जो आपको ये मूर्ति दिखाई दे रही है, ये जो मूर्ति मिली है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति होगी, जैसे कि हमारे पुरोहित ने पता लगाया है। और ये जो व्यक्ति है इसने कढ़ाई वाले वस्त्र पहन रखे हैं। और ये जो मूर्ति मिली है हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और इसे जो व्यक्ति है, इसे कढ़ाईदार वस्त्र में पहने हुए दिखाया गया है। तो आइए आगे चलते हैं। जो हमारे जो मेहरगढ़ के जो लोग थे, उन्होंने संभवतः 7,000 वर्ष पहले कपास की खेती शुरू की थी या वहां पर हुआ करती थी। तो मोहनजोदड़ो से जो कपड़े के टुकड़े, अवशेष और चांदी के फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की बहुत सारी चीजें से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियां दूध कताई का संकेत देती हैं। और इन सबसे पता चलता है कि जो हमारे मेहरगढ़ के जो लोग थे, उन्होंने 7,000 वर्ष पहले कपड़े बुनने आदि शुरू कर दिए थे, जिससे और वहां पर अवशेष मिले हैं जैसे चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी आदि जो फेंस से बनी तकलियों सूत कताई का संकेत देती हैं। आइए तो अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और ये जो हमारे पुरोहित को ये जो वस्तु मिली है, इनका जो निर्माण था इन वस्तुओं का, ये विशेषज्ञ ही क्या करते होंगे। विशेषज्ञ किसे कहते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाता है या बनाने के लिए सीखता है। जैसे पत्थरों को तराशना, मनकों को चमकाना या फिर मोहरों को तराशना, मोहरों को कुरेदना आदि। जिसकी हम अभी पिछले पेज पर देख कर आ रहे हैं। जो मूर्ति का जो चेहरा है, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक विशेष आदमी की मूर्ति है। उसके जो मूर्ति के चेहरे को बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी को भी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। और ये जो मूर्ति बनाने का काम है, जो ये मूर्ति बनाई है मोहनजोदड़ो में, जो हमारे पुरोहित को मिली है, वो किसी विशेष मूर्तिकार ने ही इस काम को किया होगा मूर्ति बनाने को। और हर व्यक्ति जो था विशेषज्ञ नहीं होता था। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये काम सिर्फ पुरुषों के लिए ही थे, या पुरुष ही इन कामों में परीक्षण हासिल कर सकते थे, या केवल महिला ही इन कामों को करती थी। जो हमारे पुरोहित हैं वो दोनों चीज मानते हैं, शायद कुछ महिला और पुरुष ही इस काम को क्या करते होंगे। आइए तो जानते हैं हमारा फेंस क्या होता है। देखिए, जो हमारे पत्थर शंख जो थे प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। जो हमारे जो आरंभिक जो नवपाषाण के लोग थे, उन्हें पत्थर और शंख बहुत प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। लेकिन जो हमारा फेंस था, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, मतलब आदमी के द्वारा ही बनाया जाता था। ये हमारा फेंस जो था, ये बालू या स्फटिक के पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तो उनसे वस्तु बनाई जाती थी। और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और जो ये परत हुआ करती थी, इसके जो रंग हुआ करता था वो नीला या हल्का समुद्री हरे होते थे। और ये जो हमारे फेंस थे, इनसे हम मन के चूड़ी, बाली, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। तो हमारा जो फेंस था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कच्चे माल की खोज में। देखिए, अब समझते हैं कि कच्चा माल किसे कहते हैं। कच्चा माल आखिर है क्या? कच्चा माल वो होता है, उस चीज को कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाए, या फिर उसे किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करे। और जैसे कि हम लकड़ी के धातु अयस्कर और लकड़ी के धातु अयस्कर जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, उन्हें हम कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि हमारे जो
तेल होता है वो कच्चा माल होता है, और उसके बाद हम पेट्रोल डीजल आदि उससे प्योरीफाई कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज जो होती है हमारा कच्चा माल हुआ करता है। और फिर ये जो कच्चा माल होता था, इन पर इनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती थी। कोई अलग तरह की चीजें बनाई जाती थी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो हमारे किसान था वो कपास को उपजाता था, और वो कपास को कच्चा माल की कहते हैं, जिसके हम कपास को कच्चा माल कहते हैं। और जिसके बाद उसमें कताई बुनाई करके आदि चीजें करके कपड़ा जो था उसे बनाया जाता था। और जो हड़प्पा जो सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा नगरों के जो लोग थे, उनने जो हड़प्पा के जो लोग थे उनमें से कई चीजें वहीं मिल जाती थी। जैसे कताई बुनाई करने के लिए थोड़ी वो चीजें वहीं मिल जाती थी जो उनकी जरूरत पूरी कर सके। लेकिन जैसे तांबा, लोहा, चांदी, सोना और बहुमूल्य पत्थर जैसी चीजों को ये दूर दूर से आयात कर कर लाते थे। ये जो हमारे किसान लोग थे वो कपास पैदा करते जिसे हम कच्चा माल कहते हैं, और कताई कर कपड़ा बुना जाता था। कुछ चीजें जो थी हड़प्पा लोगों में वहीं मिल जाया करती थी, और कुछ चीजें उन्हें आयात करके लानी पड़ती थी, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा और बहुमूल्य पत्थर आदि। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। देखिए जो हमारे पृथ्वीविद हैं, उन्होंने जब छानबीन की और अध्ययन किया तब उन्हें पता चला कि जो हमारे हड़प्पा के लोग हुआ करते थे, वो तांबे का आयात जो था वो शायद राजस्थान, आज का जो राजस्थान है, जो आधुनिक राजस्थान जो इंडिया में है, वो उसे करते होंगे। यहाँ तक कि वो जो पश्चिमी देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। और देखिए जो हमारे कांसे है उसे बनाने के लिए हमें तांबे के साथ टीन की जरूरत पड़ती है, जो टीन मिलाकर कांसे जैसी धातु को बनाया जाता है। और जो हमारे टीन का जो आयात था वो हम आज का जो आधुनिक ईरान है उससे क्या करते थे, और अफगानिस्तान से भी क्या करते थे। और सोने का जो हमारा आयात था वो हम आधुनिक कर्नाटक, और जो हमारे बहुमूल्य पत्थर आदि हो गए उनका गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से क्या करते थे। जैसे कि आपको ये दिख रही है चित्र में, जो आपको दिख रहा है ये एक मोहर है, जिसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो लोग हैं ये किसी शिप में यात्रा कर रहे हैं, मतलब किसी नाव में यात्रा कर रहे हैं, जैसे आपको नाव टाइप की दिख रही है। और जिससे ये संभवतः है कि यहाँ के जो हड़प्पा जो कालीन लोग थे वो शायद नाव आदि से यात्रा करने लग गए होंगे। ये जो आपको खिलौने की तरह एक बैलगाड़ी दिख रही है, ये भी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कुछ चीज खोजने लग लग गए होंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। जो हड़प्पा कालीन लोग हुआ करते थे, ये लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, और वो अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे, मतलब कृषक और पशुपालक थे। और जो हमारे किसान, चरवाहारे ही शहर में रहने जो शहर में रहते थे, शहर में रहने वाले शासक, लेखक, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो हमारे किसान और चरवाहे थे, और जो शहर में रहने वाले शासक, लेखक आदि जो शहर में रहा करते थे उन्हें खाने का सामान दिया करते थे। और जो हमारे पृथ्वी देव उन्होंने जो अध्ययन किया, खोज की थी, उन्हें पौधों के अवशेष मिले थे। उन अवशेषों पर से पता चला कि जो हमारे हड़प्पा के लोग थे वो गेहूं, जौ और मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जो हमारी जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। जो हमारे हड़प्पा कालीन लोग थे उन्हें जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। और जो हड़प्पा कालीन हल है वो नहीं बचे हैं, क्योंकि वो लकड़ी के हुआ करते थे। लेकिन जो कुछ खिलौने के आकार के हल बचे हुए हैं, जो जैसे कि आपको ये दिख रहा है खिलौने के आकार का एक हल है। देखिए इस क्षेत्र में जो बारिश बहुत कम हुआ करती थी, जो हड़प्पा के नगर थे इनमें बारिश कम हुआ करती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, कुछ विधि अपनाई होगी। और समय तो वो जो पानी हुआ करता था उसका संचय करा करते थे, उसे किसी चीज में इकट्ठा किया करते होंगे। और जब उन्हें फसल की सिंचाई करने की जरूरत हुआ करती थी तो उस पानी का प्रयोग किया करते होंगे।
और फसलों की सिंचाई की जाती होगी जब उन्हें जरूरत पड़ती होगी। जो हड़प्पा काल के जो लोग थे वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते थे। तो मतलब वो पशुपालक थे। और जो इनकी बस्तियां, नगर गांव होते थे, उनके आसपास जो तालाब और चारगाह हुआ होते थे। लेकिन जब सूखा पड़ता था, मतलब सूखे महीने आते थे, तो मवेशियों के जो झुंड थे वो चारे पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाना पड़ता था ताकि चारा और पानी आदि मिल सके। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो जो हमारे हड़प्पा काल के जो लोग थे वो बेर की और आदि फलों को इकट्ठा किया करते थे। मछली भी पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। तो आइए पढ़ते हैं हम अपने टॉपिक को। जो हमारा आधुनिक गुजरात है, उसके कच्छक के इलाके में जो खादिर बेट के किनारे है, वहाँ पर धोलावीर नगर बसा था। वहाँ पर जो था धोलावीर जो नगर था, वहाँ पर साफ पानी मिलता था और जमीन भी बहुत उपजाऊ थी। और जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त होते थे। दो जो हड़प्पा के जो नगर हुआ करते थे वो दो भागों में होते थे। और वहीं जो यहाँ पर धोलावीर जो है उसकी जो नगर है वो तीन भागों में बांटा गया था। और जो हर एक हिस्से के जो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, इसलिए जो हिस्से हुआ करते थे, जो तीनों हिस्सों में आसपास जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, तो इनके द्वारा जाया जाना पड़ता था। और इन नगरों में जो एक खुला हुआ मैदान भी था जहाँ पर सार्वजनिक कार्य किए जाते होंगे या सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। और यहाँ पर जो कुछ अवशेष मिले हैं वे हड़प्पा लिपि के हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में खुदा पाया गया है। जो अवशेष मिले हैं, ये जो धोलावीर में जो हमें अभिलेख वो मिले हैं, ये जो अभिलेख हैं इन्हें संभवतः लकड़ी में जड़ा गया होगा। ये जो अभिलेख मिले हैं हमें धोलावीर में, जो कि कालीन लिपि में लिखे गए हैं, इन्हें संभवतः लकड़ी में लगाया गया होगा। और ये अनोखे अवशेष हैं क्योंकि जो हमारे हड़प्पाकालीन अवशेष थे वो आमतौर पर जो मोहर या किसी अन्य छोटी वस्तु पर ही ये पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है बड़े बड़े अक्षरों में मिले हैं, किसी लकड़ी में लगे जड़े हुए मिले हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए जो हमारा लोथल नगर है, ये एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है जो हमारी साबरमती में मिलती है। जो हमारी साबरमती है उस गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलती है। जो हमारा लोथल नगर बसा हो खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक सहायक नदी या उपनदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल नगर ऐसा ऐसे स्थान है यहाँ पर जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर पत्थर, शंख, धातु की बनाई चीजें मिलती थी और ये चीजें एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इन नगरों में भंडार गृह भी मिले हैं। और इन ये जो भंडार गृह हैं इनसे कई मोहरे या मुद्रकन या ये मुद्रकन मोहरबंद उसे कहते हैं जिसकी गीली मिट्टी पर दबाव से कोई छाप बन जाए या किसी चीज को दबाया जाए के द्वारा दबाया जाए और उसकी छाप उस गीली मिट्टी पर रह जाए, उसे हम मुद्रांकन या मोहरबंदी कहते हैं। ये जो हमारा लोथल था वो एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो यही बताया गया है इस पैरा में। और जो ये पत्थर, शंख, धातु आदि जो चीजें बनाई गई थी उनका एक महत्वपूर्ण केंद्र था और ये भंडार गृह भी था। और ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये लोथल का एक बंदरगाह है। ये एक बड़ा तालाब है और ये बंदरगाह है। ये जो है समुद्र से मिला हुआ है। जो समुद्र के रास्ते जहाज आया करते होंगे, नाव आया करते होंगे, वो यहीं रुकती थी। और यहाँ पर जो माल हुआ करता है उसे उतारा जाया करता होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए गाइस, जो हमारा धौलावीर है, यहाँ पर एक ऐसी इमारत मिली है जहाँ पर जो मन के बनाने का काम किया जाता था। और वहाँ पर पत्थर के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं
और अधबने मनके भी मिले हैं, और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके मनके भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यह इमारत जो थी ये मनके यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। तो ये अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। आइए जानते हैं कि जो मुद्रा और मुद्रांकन और मोहरबंदी है ये क्या है। देखिए जो हमारा मुद्रा, मोहर कह लीजिए, मुद्रांक या मोहरबंदी कह लीजिए, इनका जो प्रयोग था ये किसी डिब्बों के ऊपर या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये ऐसा इसलिए किया जाता था जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो थैलों का मुंह बंद कर दिया जाता था और उनके जो मुंह होते हैं उन पर गीली मिट्टी को पोतकर मोहर लगाई जाती थी, या कोई डिब्बा हो गया उसके जो मुंह पर एक मोहर लगा दी जाती थी, और उस छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर ये छाप टूट जाती थी तो ये सामान इससे पता चल जाता था कि ये खुल गया, और ये छाप ऐसे टूटती नहीं थी, ऐसी रहती थी, तो इससे पता चलता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। जैसे कि आपने आज पार्सल मंगवाया, और उस पार्सल पर आप देखते हैं कि यहाँ पर बीच में टेप लगी हुई होती है, जैसे वो खोलने का होता है ऐसे खुल जाता है, और ऐसे यहाँ पर एक टेप लगी हुई होती है, जिसे मोहर भी कह लेते हैं। अगर ये टेप हटी हुई तो इससे पता चल जाएगा कि इसके साथ ये सामान को जो है खोलकर देखा गया है, तो इसीलिए ये मोहर का प्रयोग किया जाता था। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि आप इस टॉपिक में इस उसमें भी देख रहे हैं फोटो में, ये मोहर बंदी है या मुद्रांकन या मुद्रा कह लीजिए, ये उसका फोटो है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, सभ्यता के अंत का रहस्य। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। आज से लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। ये जो हमारे नगर थे, हड़प्पाकालीन जो नगर थे, लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। जो हमारे लेखन और मुद्रा, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, और जो हमारा दूर दूर से जो कच्चा माल आता था उसका निर्यात भी काफी कम हो गया था। जो उसका जो आयात था वो बहुत कम हो गया था। और मोहनजोदड़ो जो नगर नगर था उसमें जो सड़कें थी उन पर कचरों के ढेर बनने लगे थे, और जो हमारी जल निकासी थी वो प्रणाली जो थी वो नष्ट हो गई थी, और जो सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। ये सब क्यों हुआ, इसका कुछ भी पता नहीं चला है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जो हमारी ईंट पकाने के लिए ईंधन का प्रयोग होता था, ईंधन की जरूरत पड़ती थी, और जो हमारे मवेशी और हम पालतू जानवर हुआ करते थे, इन्हें चरने के लिए बड़े बड़े चारगाह, घास वाले मैदान, ये इनकी जरूरत पड़ती थी, और ये समाप्त हो गए होंगे। और इसके अलावा कुछ स्थानों पर बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों में ये स्पष्ट नहीं है कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। ये सभी नगर कैसे खत्म हो गए, क्योंकि बाढ़ और नदी सूखा पड़ना का असर कुछ ही इलाकों में या कुछ ही नगरों में देखा गया है। एक वो ऐसा भी हो सकता है कि शासक जो थे वो अपने नियंत्रण खो बैठे होंगे या समाप्त हो गए होगा। जो भी हुआ उसका परिवर्तन बहुत ही साफ तरीके से देखा जा सकता है, और बहुत ही तेजी से जो थे परिवर्तन आए थे। और जो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो आधुनिक पाकिस्तान है, उसके सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी, और उन जो बस्तियों के कई लोग थे वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्ती बनाकर जाकर बस गए थे। और इसके लगभग 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अपने 6 और 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, तो हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है अनंत, इसे और देख लेते हैं। आइए तो पढ़ते हैं अपनी टॉपिक को। ये जो हमारा मिस्र है, इसमें बहुत ही काफी संख्या में रेगिस्तान है। आप नील नदी के जो आसपास का जो इलाका छोड़कर मिस्र के जो अधिकांश भाग है उसमें रेगिस्तान है। तो देखिए मिस्र को हमारे नील नदी की देन भी कहा जाता है। आज से लगभग 5000 साल पहले जो मिस्र के शासक राजा हुआ करते थे,
उन्होंने अपनी सेनाओं को सोना चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात आदि लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजा था। और इन जो ये जो राजा थे इनके बड़े बड़े मकबरे बनाए गए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस फोटो में ये बड़े बड़े पिरामिड है जो हमारे मिस्र के जो राजा थे उनके मकबरे बनवाए गए थे। जो मिस्र के शासक लोग हुआ करते थे, उनके मरने के बाद उनके शवों को पिरामिड में दफनाया जाता था। ये जो मकबरे हैं जिन्हें पिरामिड कहा जाता था, पिरामिडों में ही दफनाया जाता था और उनके जो शव थे उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। और इन शव को मम्मी कहा जाता है। और वो उनके जो शव हुआ करते थे, शासकों के जो शव हुआ करते थे, उनके साथ बहुत सारी चीजें दफनाई जाती थी क्योंकि यहाँ के लोगों को विश्वास वो मरने के बाद भी जीवन में विश्वास होगा। तो इनके साथ जो बहुत सारी चीजें दफनाई जाती थी, जैसे खाग, अनोखे खाने की चीजें, कुछ ड्रिंक्स, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, कोई संगीत बजाने वाला या हथियार और जानवर भी शामिल थे। और कभी-कभी तो उनके राजाओं के साथ, शासक के साथ उनके सेवक मतलब उनके नौकर आदि को उनके साथ दफना दिया जाता था। और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की जो परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा जो था वो पैसा खर्च किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोने आदि आभूषण जो थे हमारे शासक लोगों के साथ रखे जाते थे, जिसमें से आज हमें जो हमारे प्रतिदिनों ने खोजे बहुत ही ज्यादा, उसमें सोना और बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो पिरामिड है, जो मकबरे हुआ करते थे मिस्र शासकों के, इनमें मिली है। तो जो सबसे ज्यादा जो धन दौलत का खर्च किया जाता था इन सबों को दफनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आइए हम देखते हैं कि हमने अपने इस चैप्टर में कितना पढ़ा और हमें कितना समझ में आया। तो इसलिए हम इस चैप्टर के एमसीक्यू लगाएंगे। तो आइए हम अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आरंभिक नगर। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आइए देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है वो है हड़प्पा, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन दे रखा है मोहनजोदड़ो, जो हमारा तीसरा ऑप्शन दे रखा है लोहतल, और चौथा जो डी ऑप्शन दे रखा है वो सोतक का पोहो। जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कई नगर, आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजे गए निम्नलिखित में से कौन से नगर हैं? ये जो हमारे सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो हड़प्पा नगर थे, और उसके बाद जो सब बाद में जो नगर खोजे गए थे उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा पुरा स्थल की खोज कितने वर्ष पूर्व हुई थी? जो हमारे हड़प्पा जो पुरा स्थल है उसकी खोज कितने वर्ष पूर्व हुई थी? जो हमारा ऑप्शन है वो लगभग 150 वर्ष पूर्व, बी लगभग 100 वर्ष पूर्व, सी लगभग 550 वर्ष पूर्व, डी लगभग 80 वर्ष पूर्व। 150 वर्ष पूर्व नहीं, 150 वर्ष पूर्व नहीं हुई थी। 150 वर्ष पूर्व हुई थी, पर जब पता नहीं था कि वो खोज नहीं हुई थी, कि वैसी खोदने में कुछ पुरास्थल आ गए थे और उनकी ईंट उखाड़ ली गई थी। और इससे ये नहीं पता चलता कि जो हड़प्पा पुरास्थल है इसकी खोज की गई थी। और हमारे बी जो वो 100 वर्ष पूर्व, और सी 50 वर्ष पूर्व, या डी 80 वर्ष पूर्व। जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही है कि हमारा जो लगभग 80 वर्ष पूर्व ही हमारे जो हड़प्पा पुरास्थल है उसकी खोज की गई थी। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा पुरास्थल शहर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो आइए देखते हैं अपना ऑप्शन। जो मैं ऑप्शन ए दे रखा है वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी लगभग 5000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी लगभग 4000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ये जो हमारे हड़प्पा स्थल है उसका जो निर्माण जो हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो हम अपने ऑप्शन की आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा।
तो इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं पोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन है। जो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, ये सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन है। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है उसकी तरफ चलते हैं। हड़प्पा पुरस्स्थल निम्नलिखित में से किन स्थानों पर है? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है वो गुजरात, जो आज हमारा भारत में स्थित है। बी आधुनिक पंजाब, जो भारत में स्थित है। सी पंजाब पाकिस्तान वाला, जो पाकिस्तान में स्थित है। डी काबुल, जो अफगानिस्तान में स्थित है। आइए देखते हैं कौन सा हमारा आंसर। ये जो हमारा हड़प्पा स्थल है, ये पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। जो कि 150 वर्ष पूर्व जो हमारे इंजीनियर थे, उन्होंने एक खुदाई कर रहे थे। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहां पर जो पीटे मिली थी, उन्हें उखाड़ कर ले गए थे। आइए अपने नेक्स्ट वो आंसर की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। तो हमारा उत्तर जो है वो सी है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इसी काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरस्स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो आज जो आधुनिक पाकिस्तान है उसमें है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंट की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ली थी, और उनसे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है, इन नगरों में से कई नगरों को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। और जो हमारा बी है, सामान्य पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी जो हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातत्वविद ने ऊंचाई वाले भाग को नर्गदुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। और जो हमारा ऑप्शन डी है, इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। देखिए जो मेरे हड़प्पा के जो नगर हुआ करते थे, वो दो या दो से अधिक जो है वो हिस्सों में बटे हुआ करते थे। तो ये जो दो या दो से अधिक हिस्सों में बटे हुए थे, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। और जो हमारे बी है, जो ये सामान्य पश्चिम वाला जो भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। तो उसे जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्होंने नगरदुर्ग, और निचला जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन निचले वो इलाके में था, तो उसे निचला इलाका कहते थे, निचला नगर। तो ये संभवतः नागरिक यहाँ पर रहते होंगे, और जो नगर दुर्ग थे वहाँ पर शासक लोग रहा करते होंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और सी जो है, हमारे प्रतिनिधि ने ऊंचाई वाले भाग को नगरदुर्ग और निचले को निचला नगर कहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों से की जाती थी। ठीक है, जो इसके दोनों हिस्से थे, इनकी जो चारदीवारी थी वो पक्की ईंटों से की जाती थी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये गलत है। तो ये ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आइए अपने कोई आंसर की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। कथन ए बी सी सही है, परंतु कथन जो डी है वो गलत है। क्योंकि इसके दोनों जो हिस्से हैं उनकी चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ईंटें बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, जो हजारों साल के बाद भी उनकी दीवारें ऐसे ही खड़ी हैं। और दीवारों को मजबूती देने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पृथ्वी द्वारा महान स्नानघर कहा गया था। इस स्नानघर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और हमारा ऑप्शन बी जो है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी। ऑप्शन सी, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों और कमरे बनाए गए थे। ऑप्शन डी, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है,
वो इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर आदि का इस्तेमाल किया गया था। और ये तो हमारा ऑप्शन ए सही है। इसमें पानी में इसे का पानी का रिसाव रोकने के लिए जो हमारा वो था प्लास्टर, उसके ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी ताकि जो पानी है उसका रिसाव ना हो। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। और ऑप्शन सी जो हमारा, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। और इस पर विशिष्ट आदमी विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। और जो हमारा ऑप्शन डी है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। जो हमारे इसमें पानी भरने के लिए जो था वो कुएं आदि से पानी भरकर इसमें भरा जाता था, और जब इसका उपयोग कर लिया जाता था, इसमें स्नान कर लिया जाता था, तो पानी वापस उसमें ही डाल दिया जाता था। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला जो कथन दे रखा है, काली बाग और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरा कथन दे रखा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो हमारा केवल ए ऑप्शन जो हमें ये दे रखा है, उसमें केवल एक मतलब कलिंग बाग और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। और जो हमारा बी है वो, बी जो है वो केवल दो मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। सी ना एक और दो मतलब ये दोनों कथन, सी ना तो पहला कथन और ना ही दूसरा कथन। देखिए, जो हमारे कालिंग बाग और लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं, ये कथन जब गलत होता है कि इस केवल कलिंगबाग और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, ऐसा लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कलिंगबाग और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। तो हमारे जो कथन है फर्स्ट ये सही है। तो जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो कथन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं, ये सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा कि दोनों कथन सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। जो हमारा पहला दे रखा है, सिंध पाकिस्तान, गुजरात जो भारत में है, तीसरा राजस्थान भारत में है, चौथा हरियाणा जो कि भारत में है, और पंजाब जो कि भारत में है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है वो केवल एक और तीन मतलब कि सिंध और राजस्थान, सिंध जो है पाकिस्तान का और राजस्थान जो भारत का, इनमें ही जो है हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा बी है वो केवल तीन और चार मतलब राजस्थान और हरियाणा, जो हमारा राजस्थान भारत और हरियाणा जो भारत में है उनमें प्राप्त हुए हैं। सी केवल एक, तीन और चार मतलब सिंध जो पाकिस्तान में है, राजस्थान भारत और हरियाणा भारत इनमें, या डी कि इन सभी में सिंध पाकिस्तान में, गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब भारत में आदि में इनके साक्ष्य मिले हैं। जो हमारे हड़प्पा नगर है वो प्राप्त हुए हैं। जो हमारे जो हड़प्पा नगर है ये सभी में प्राप्त हुए हैं, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जैसे कि हमने मैप में देखा था जिसमें आधुनिक पाकिस्तान और भारत के राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा आदि दिखाए गए थे, उनमें हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे। तो ये जो हड़प्पा नगर है ये सभी में प्राप्त हुए हैं। ये जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये इन सभी जो ये जो सभी राज्य दे रखे हैं इनमें हड़प्पा नगर ये प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो गया, गुजरात, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, ये हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले, सड़क का जो निर्माण था वो योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो हमारा जो कथन ए जो दे रखा है, वह इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे और भी अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था, कुछ में कुएं के भी होते थे। इन नगरों के नालों का खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। जो हमें ऑप्शन ए दे रखा है, नगरों में आमतौर पर जो घर हुआ करते थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के, वो दो मंजिल ही हुआ करते थे। तो जो ये हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। जो हमारे अधिकांश घरों में स्नान घर हुआ करते थे और घरों के जो जो कमरे हैं वो चारों तरफ हुआ करते थे और बीच में एक आंगन हुआ करता था, उसमें कुएं भी हुआ करते थे। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता ताकि आसानी से सफाई हो। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। जो हमारे नाले थे इन्हें ढका जाता था, जैसे हमारे नाले हो गए, इन्हें ढका जाता था किसी चीज से और इनकी जगह जगह पर मैन होल किए जाते थे जिनसे इनकी साफ सफाई आदि चीज हुआ हो सके। और हमारा जो ऑप्शन डी है, हर नाली में हल्की ढलान होती है ताकि पानी आसानी से बह सके। तो हमारा ऑप्शन डी भी सही है कि हल नाली में हल्की सी ढलान बनाया करते थे जिससे पानी आसानी से बह सके, रुके ना। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, जो कि ये गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। ये कथन ए, बी और डी सही है, परंतु जो कथन सी है वो गलत है। इनमें से कई नगरों में नाले ढके हुए होते थे। जो हमारा ऑप्शन डी है वो गलत है, क्योंकि इनमें से जो हमारे नगर हुआ करते थे नाले ढके हुआ करते थे। नाले ढके होने के कारण पर जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियां सड़कों की नालियों से जोड़ दी जाती, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती। और यहाँ के घर जो होते थे उनके आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हड़प्पा के नागरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा पहला कथन दे रखा है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। और हमारे जो कथन दो दे रखा है, लिपिक और शिल्प दो कार दो भी नगरों में रहते थे। और जो हमारा तीसरा कथन दे रखा है, शासक व नागरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था। और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है, केवल एक और दो, मतलब कथन एक और दो, मतलब नगरों में शासक वर्ग भवन की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करते थे और लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। या ऑप्शन बी, केवल दो और तीन, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, शासक व नगरीय द्वारा व्यापार किया जाता। सी, केवल तीन, मतलब शासक व नगरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था। या ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों संदर्भ सही है। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी हमारा आंसर है, क्योंकि तीनों ही संदर्भ सही है। जो हमारे शासक वर्ग था वो खास इमारत बनाने की योजना में लगा रहता था और शिल्पकार और लिपिक दोनों ही नगरों में रहा करते थे। और सागर शासक और वह नगरवासी जो थे वो व्यापार भी किया करते थे। शासक व नगरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो उत्तर है हमारा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। व्याख्या, उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारत की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को दूर दूर से बहु धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज मंगाते थे। अंत यह शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है, इन नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते थे, शायद अन्य चीजों पर लिखते होंगे जो आज नहीं बची है, शायद नष्ट हो गई होंगी। और शिल्पकार जो स्त्री पुरुष दोनों हुआ करते थे, वो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज बनाया करते थे। तो गाइज यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारे वीडियो है वो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।
और शेयर अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी इस वीडियो के द्वारा भला हो सके, वो भी एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।